वीर अब्दुल हामिद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आप लोगों के सामने कक्षा 9 इतिहास खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों के कारण हुई, इसमें हम उसका जिक्र करेंगे। इससे पहले हम फ्रांसीसी जो क्रांति थी इसको हम पहले बता चुके हैं। उससे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, फ्रांस का क्या कारण था कि उस समय क्रांति हुई। फिर कहा जा सकता है कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय वहां के राजा कौन थे या वहां के सम्राट कौन थे, वहां का बागडोर किसके हाथ में था। तो हम वही जिक्र करेंगे यहाँ पे कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो हम लिखने के लिए हम बहुत सुंदर तरीकों से इसको हम बनाकर लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न यानी किन के जगह पर हम लिख सकते हैं कि निम्न परिस्थितियों में हुई, यानी कि पूरा वही रहेगा और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक है वो खड़ी पई हो जाएगा। यानी कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, दार्शनिकों का योगदान, सामाजिक परिस्थितियां, जनसंख्या वृद्धि और तात्कालिक कारण। बात करेंगे आर्थिक कारण, यानी कि उस समय की क्या कारण था कि उसका जो निम्न प्रकार से उसके लिए उत्तरदायी बना। तो हम कह सकते हैं आर्थिक कारण में कि देश में नागरिकों पर कौन सा देश था, तो भाई फ्रांस देश था। उसमें क्या हुआ था कि उस समय फ्रांस में कर की मात्रा को अधिक बढ़ा दी गई थी, यानी लोगों पर कर अधिक मात्रा में लगा दिया गया था। जब कर लग जाता है लोगों पर तो वो अपना कर चुकाएं कि अपना पालन पोषण करें। साथ ही साथ जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है। जैसे जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी तो खदानों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, यानी खदानों की मांग बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो खाने के लिए उसको कुछ न कुछ तो चाहिए ही जीवन यापन करने के लिए। तो उस समय उत्पादनों की मांग बढ़ी। बात करते हैं राजनीतिक कारण। जब फ्रांस में राजा बुर्बो का जो वंश था लुई 16वां उस समय राजगद्दी पर निवास करता है। जैसे ही राजगद्दी पर निवास करता है कुछ दिन बाद उनकी शादी एक रानी एंतोइनेट से हो जाती है, जिसका स्वभाव रहन सहन उतना अच्छा नहीं था। उसने किया कि उस समय जो राजा लुई 16वें थे उनको पता नहीं चला, लेकिन अंदर अंदर रानी एंतोइनेट ने वहां की सारी जो जायदाद थी यानी खाने वाली जो भी वस्तुएं थी अपने राज्य के मंत्रियों से मिल करके उसको अन्य जगह पर बेच देती थी। उनका उस शासन जो राजा सुलहवें थे उस समय क्या हुई कि जितने भी मंत्री जितने थे उस समय के लोग, वो पूरा उसका शासन काल ही भ्रष्ट था, यानी कि उसमें चोरी बहुत अधिक मात्रा में फैल गई थी। फिर बात करते हैं दार्शनिकों का योगदान। तो दार्शनिकों का योगदान में हम बात करते हैं ये सब जितने भी परिस्थितियां हैं पूरा फ्रांस की परिस्थितियां हैं। फ्रांस की परिस्थितियां तो फ्रांस में क्या था, दार्शनिकों का योगदान। फ्रांस के लोग
ब्रिटेन की राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए समानता एवं स्वतंत्रता के विचारों से क्या थे, प्रभावित थे, जिससे कई विद्वानों ने, जैसे हम बात करते हैं लॉक, रूसो, अरस्तु, ये जितने विद्वान हैं उनका घनघोर विरोध किया, उनसे सहमत नहीं हुए, क्योंकि हम आपसे सहमत नहीं हुए, यानी कि उन्होंने उस पर बहुत तीखी आलोचना की है। बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की, तो फ्रांस में जो परिस्थितियां थी, जो समाज की परिस्थितियां थी, 3 भागों में विभाजित हो गई थी। पहला था पादरी वर्ग, यानी 3 स्टेट में विभाजित हो गई, जैसे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में लोग पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, और तृतीय में अन्य सभी लोग आते। बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। सामाजिक परिस्थितियों में जो वहां का, जो फ्रांस का जो समाज था, 3 स्टेट में बंट चुका था। पहला था प्रथम स्टेट में था फर्स्ट स्टेट, इसमें थे पादरी वर्ग, और सेकेंड स्टेट में था कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेट में थे थर्ड अन्य सभी। वहां के लोग, हम कह सकते हैं कि जो पादरी और कुलीन के लोग थे, पादरी और कुलीन के जो लोग थे, समाज में उनको विशेष अधिकार था। ये जो दोनों वर्ग है, करों से मुक्त थे, इनको कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो तृतीय स्टेट है, उनको कर अदा करने का पूरा मत था, यानी पूरा कर देने का अधिकार था। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में यह होता है कि जब जो फ्रांस थे उस समय 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.2 करोड़ 30 लाख थी, और फिर उससे बढ़कर 1789 में 2 करोड़ 80 लाख हो जाती थी। जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, वहां पे जनसंख्या के साथ साथ खाने की भी समस्या बढ़ेगी। तो वो लोग जो थे उत्पादन पर जोर दिए कि अगर उत्पादन नहीं होगा तो हम क्या चीज खाएंगे। तो वो लोग उत्पादन पर बहुत अधिक मात्रा में जोर दिए। फिर बात करते हैं तत्कालिक कारक। तत्कालिक कारण क्या थे? देश में अनेक विसंगतियों एवं असंतोषजनक ऐसे माहौल बन जाते हैं फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में ऐसे माहौल राजा के सामने बन जाता है। जो फ्रांस के राजा लुई 16वें थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोगों पर कर अपना बढ़ा दें। जैसे ही कर बढ़ाने की बात करते हैं तो लोगों में असंतोषजनक की भावना जागृत हो जाती है।
भावना पैदा हो जाती है। 5 मई की बात है, 5 मई 1789 में उन्होंने एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में ये होती है, काम तो सभी लोग करेंगे, उसके अंदर जितने भी मंत्री परिषद थे वही लोग बुलाएंगे। इसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट को अंदर जाने के, उस सभा में अंदर जाने के लिए कहा गया। वो लोग जाके अंदर सभा में बैठ गए, लेकिन तीसरी वर्ग के लोग उस सभा में गए तो थे लेकिन बैठे नहीं थे। इनको वहां पे बैठने का अनुमति नहीं दी जाती थी, तृतीय स्टेट को। जैसे ही इस बात को लोग सुनते हैं, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। उस सभा में से जो तृतीय वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे, वही लोग गए थे उस सभा में। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अपनी बात को वहां के राजा जो सम्राट था, हम बात मनवा कर रहेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम वहां से चले आएंगे। जो तृतीय वर्ग के लोग थे वहां पे अपने बात को रखे, मंत्री परिषद में कहा कि ये नहीं हो सकता है भाई, हम ये नहीं कर सकते हैं। कहा कि ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो हम लोग जा रहे हैं। और तृतीय वर्ग के लोग वहां से चल दिए। अब आपको फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में बताया जाएगा कि फ्रांस में जो भी क्रांतियां हुई है उसका क्या परिणाम था। हो सकता है फ्रांस की क्रांति का सर्वाधिक लाभ उस समाज को नहीं मिल पाया हो, लेकिन समाज और महिलाओं की क्रांति जो हुई थी, महिलाओं और पुरुषों से जो भी क्रांतियां हुई थी, उसमें बहुत जन धन की हानि हुई थी, जिससे उन महिलाओं को क्रांतियों का परिणाम से जो परिणाम था उससे निराश होना पड़ा। निराश हो गई। समानता के बाद उनसे पूरा वादा किया गया था कि हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा वह वादा नहीं हुआ। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा फ्रांस की क्रांति का। करते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम का क्या कारण था। परिणाम क्या था? जो यहां देख रहे हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का पतन एवं गणतंत्र का गठन। इससे पहले हम फ्रांस की क्रांति का सर्वाधिक लाभ समाज के मध्यम यानी तृतीय वर्ग के मध्यम वर्ग को हुआ, लेकिन समाज के निर्धन पुरुष और महिलाओं को क्रांति के परिणाम का या क्रांति के परिणाम से निराशा हुई थी। समानता के वादा इनका पूरा ना हो सका। कहने का मतलब यह है कि समानता के वायदों का पूरा न होना इस निराशा का कारण बना, जो कि आज हम फ्रांस में क्रांति का परिणाम पढ़ेंगे। फ्रांस में क्रांति का परिणाम में पहला पॉइंट हम देखते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का पतन एवं गणतंत्र का गठन हो जाता है। 1789 की बात करते हैं। (1789) में यह होता है कि जो वहां का राजा था और उस राज्य के जो लोग थे उनके बीच में कई ऐसी समस्या आ पड़ी जिससे राजा
या उस राज्य के लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि क्यों न हम राजतंत्र को, यानी 1789 में फ्रांस में यह घटना होती है और 1791 में एक संविधान का निर्माण होता है, जहां का जो राजा था उस शक्तियों को 3 भागों में बांट देता है। जो 3 भाग है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और तीनों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का बंटवारा कर देता है। और राजतंत्र को हटा करके गणतंत्र ला देता है। उसी के साथ साथ उस राज्य के लोगों के लिए राजा ने कहा कि हम आपको जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार और कानून की समझ समानता जैसे अधिकारों का प्राकृतिक एवं स्वेच्छा करते हुए, मानते हुए कहा कि ये जितने अधिकार है आप लोगों से कोई छीन नहीं सकता है। यह सरकार का कर्तव्य है, यह सरकार का कर्तव्य था कि वह प्रत्येक नागरिक को एक समान, यानी कि एक बराबर देखा जाने लगा। बात करते हैं जैकोबिन क्लब की। फ्रांस में एक जैकोबिन क्लब था। जो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब की सदस्य प्रमुख रूप से वहां के लोग समृद्ध वर्ग से संबंध रखने के लिए जो दैनिक मजदूरी करने वाले थे, सर्फ बेचने वाले थे, दुकानदार थे, मोची थे, छापे खाने वाली मशीनें थी, उससे संबंधित थी। जो मैक्स विलन है, मैक्स मिलन, यह जैकोबिन क्लब का एक नेता है। जो जैकोबिन क्लब थी, वहां के मैक्स मिलन रोबेस्पियरे वहां के नेता हैं, यानी वहां के नेता माने जाते थे। जैकोबिन क्लब का शॉर्टकट जो नाम है, इसको हम सॉन्स क्लॉट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ था वे लोग जो घुटनों तक की ब्रीचेज नहीं पहनते, यानी वे लोग जो घुटनों तक की ब्रीचेज नहीं पहनते। फिर बात करते हैं प्रशिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष क्यों छिड़ जाता है। यहां पे दिया है प्रशिया है और एक ऑस्ट्रिया है। इन दोनों में बहुत संघर्ष होता है, बहुत विरोध संघर्ष किया जाता है। एक तरफ से मान लीजिए कि एक युद्ध होता है। बात करते हैं फ्रांस में 1792 में प्रशिया एवं राष्ट्रीय के बीच में दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई हो जाती है। वो भी किस तरह से लड़ाई होती है? कागजों के द्वारा, कागजात से लड़ाई होती है, बल्कि ये लाठी डंडे, तोप, बारूद, गोला, हथियार से नहीं, कागजात से यहां लड़ाई होती है। जो दोनों पक्ष थे उनकी वोटिंग होने लगी। वोटों के माध्यम से
भाई कौन जीता कौन हारता है। जो हम लोगों का जो चुनाव होते हैं उसमें न तो लड़ाई की जरूरत है और न ही झगड़े की जरूरत है। इसमें हमें सिर्फ वोटों से मतलब है, पब्लिक के वोटों से। वोट खत्म, झगड़ा खत्म, कौन जीता कौन हारा उसका निर्णय आ जाएगा। उसी तरह उस समय के लोग भी थे। फ्रांस में अधिकांश लोगों का यह मानना था कि जो भी क्रांतियां हुई है उसको जारी रखना चाहिए। 1791 ईस्वी में क्या होता है, ये आपको बताया गया कि 1791 में संविधान ने समाज की केवल धनी वर्ग को ही राजनीतिक अधिकार दिए थे। 1791 में जो लोग धनी थे उनको ही अधिकार देते थे। देश की राजनीतिक सरकारी नीतियों पर चर्चा करने और अपनी कार्रवाई की ढांचे को योजना बनाने के लिए बैठक स्थल, यानी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो सभाएं होती है उनकी एक बैठक स्थल होती है। इनमें सर्वाधिक जो भी बैठक हुई थी, इनमें सर्वाधिक जो बैठक हुई जैकोबिन क्लब ही था। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।